ओके बेटा, हम लोग पहुंचे मैनेजमेंट अकाउंट में। ये हमारे चैप्टर का नाम है रेशियो एनालिसिस या अकाउंटिंग रेशियोज। जो भी मैं आज बताने वाला हूँ ये सब आप थियरी वाले पेजेस में लिखोगे। जो मैं लास्ट लेक्चर में बहुत बार बोल रहा था, फॉर्मूला के अंदर के फॉर्मूला, इनको मैं इंपॉर्टेंट नोट्स बोलता हूँ। कुछ 15 या 20 पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स आपको अच्छी तरह याद करने हैं, ध्यान से सुनते जाओ। इसमें जैसे पहला हमारा फॉर्मूला था जीपी रेशियो, तो उसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नेट सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला या नेट सेल का फॉर्मूला वो सब मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, धीरे धीरे सुनते जाना, बहुत सारी बातें। तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करके रखा है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ डैश डैश कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग ऑन डैश डैश। डेबिट साइड क्रेडिट साइड आपने बहुत बार बचपन से लेकर ट्रेडिंग अकाउंट सीखा है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड पे आता है क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट होता है क्लोजिंग स्टॉक। अब ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है परचेज लेस परचेज रिटर्न, मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, और क्रेडिट साइड पे आता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब परचेज का जो आउटर कॉलम होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट परचेज, सेल्स का जो आउटर कॉलम होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट सेल्स। जितना भी आउटर कॉलम में सेल्स आता है वो नेट सेल्स, और जितना भी आउटर कॉलम में परचेज आता है वो नेट परचेज। फिर डेबिट साइड पे आता है परचेज एक्सपेंसेस। फिर डेबिट साइड पे जितना भी डिफरेंस होता है नॉर्मली डेबिट साइड पे होता है, नॉर्मली जो डिफरेंस होता है डेबिट साइड पे उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। जितना भी हमारा डिफरेंस होता है, मतलब क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस कर देते हैं, तो जितना भी डिफरेंस होता है उसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। अगर डेबिट साइड अगर क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है तो उसको हम लोग ग्रॉस लॉस बोलते हैं, ठीक है। बट 99% ग्रॉस प्रॉफिट ही होता है, लॉस नहीं होता है। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मेट हो गया। ओपनिंग स्टॉक डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट, नेट परचेज डेबिट, नेट सेल क्रेडिट, परचेज एक्सपेंसेस डेबिट और ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट। अब इसके बेस पे, ट्रेडिंग अकाउंट के बेस पे हमारा कॉक्स का फॉर्मूला आएगा। कॉक्स का पूरा नाम होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉक्स के दो फॉर्मूला होते हैं, कॉक्स के दो फॉर्मूला होते हैं। एक आप बोल सकते हो 1A कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब परचेज एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है? परचेज एक्सपेंसेस में सारे ट्रेडिंग अकाउंट वाले एक्सपेंसेस आते हैं, मतलब वेजेस, रेलवे फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, रॉयल्टी, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस, पोर्ट चार्जेस, एक्साइज ड्यूटी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जो भी सारे ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम लोग परचेज एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो ये कॉक्स का फॉर्मूला हो गया पहला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब कॉक्स का दूसरा फॉर्मूला होता है, आप 1B बोल सकते हो। कॉक्स का दूसरा फॉर्मूला सेल्स माइनस जीपी। मैंने जानबूझ के यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं लिखे। कॉक्स का दूसरा फॉर्मूला सेल्स माइनस जीपी, मतलब सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला में थे 1B में थे हम 2-3 फॉर्मूला और भी बना सकते हैं। जैसे ये जीपी है, जीपी सामने आरएचएस में जाएगा तो जीपी सामने आरएचएस में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉक्स प्लस जीपी। कॉक्स प्लस जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, मतलब जीपी जो है वो आरएचएस में प्लस हो गया तो कॉक्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। तो एक और फॉर्मूला बन सकता है हमारा सेल्स का फॉर्मूला हो जाएगा कॉक्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। एक और फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं कि कॉक्स को आरएचएस में माइनस कर दो और जीपी को एलएचएस में प्लस कर दो। ये जो जीपी है इसको सामने वाली साइड लेके जाओ तो जीपी हो जाएगा प्लस, और ये जो कॉक्स है इसको सामने वाली साइड लेके जाओ तो कॉक्स हो जाएगा माइनस। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉक्स। एक्चुअली हमारे बचपन वाली फॉर्मूला है। बचपन में 5th में 6th में मैथ्स में हम लोगों ने सीखा था कि प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। हम लोग बचपन में सीखते थे प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोग सीखते थे कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये वही फॉर्मूला है। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉक्स। बस ये फर्क है कि बचपन में हम प्रॉफिट बोलते थे, अभी हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। बचपन में हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते थे, अभी हम लोग सेल्स बोलते हैं। पहले बचपन में हम लोग सीपी बोलते थे, कॉस्ट प्राइस, अभी हम कॉक्स बोलते हैं।
बाकी बात वही है। तो ये हमारे 4 फॉर्मूला हो गए, 3 फॉर्मूला मेन। सेल कॉग्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी, ठीक है। फिर कॉग्स प्लस जीपी, कॉग्स प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल्स, फिर जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉग्स, जीपी इक्वल टू सेल्स माइनस कॉग्स, और ये बचपन वाला फॉर्मूला प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो फॉर्मूला अच्छी तरह याद करना। ऐसा नहीं है कि आप इन 4 में से कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लोगे बाकी एग्जाम में हो जाएगा, नहीं। अभी का अभी चारों फॉर्मूला याद करते जाओ, लिखना नहीं कुछ भी, फॉर्मूला याद करते जाओ, ठीक है। आगे इसके बाद एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, ठीक है। इसके बाद एक नोट है कि अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हो, कभी किसी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हो, तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वही एवरेज स्टॉक होगा। इफ द ओपनिंग स्टॉक इज नॉट गिवन या कैन नॉट बी फाउंड आउट फ्रॉम द क्वेश्चन, इफ ओपनिंग स्टॉक इज नॉट गिवन, देन वी शुड अज्यूम दैट एवरेज स्टॉक इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा वही हमारा एवरेज स्टॉक होगा। आगे ये एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, ये हमारा एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। ये स्टेटमेंट याद करना, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, आपको आंसर में बनाना पड़ेगा ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर की जो 4-5 लाइन है, यहाँ से सेल्स से लेकर जीपी तक, ये पूरा आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये पूरा आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। मैं यहाँ पे साइड में लिख के देता हूँ, सुनना ध्यान से। ये पूरा आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। सेल्स से लेकर कहां तक, जीपी तक है ये ट्रेडिंग अकाउंट, बट इन अ वर्टिकल फॉर्मेट, मतलब एडलेस फॉर्मेट। जो मैंने पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया वो डेबिट क्रेडिट वाला फॉर्मेट था, ये एड और लेस वाला फॉर्मेट है। सबसे पहले सेल्स आता है, उसमें सेल्स रिटर्न माइनस होता है, बाकी जो अमाउंट बचेगी उसको नेट सेल बोलेंगे। नेट सेल में दे कॉग्स माइनस कर देंगे। हम नेट सेल में दे कॉग्स माइनस करोगे तो जीपी आ जाएगा ना। अभी अभी तो मैंने आपको बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो होता है सेल्स माइनस कॉग्स। ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो होता है सेल्स माइनस कॉग्स। तो अगर आप सेल्स में दे कॉग्स माइनस कर दोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो इन अ वर्टिकल मैनर, एडलेस मैनर, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद ये पूरा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन गया वर्टिकल फॉर्मेट में। ट्रेडिंग अकाउंट का ये वर्टिकल फॉर्मेट बन गया। इसके बाद आप देखोगे ना, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाने के बाद जितना भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसमें ऑपरेटिंग इनकम्स प्लस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। ऑपरेटिंग इनकम्स मतलब क्या? ऑपरेटिंग इनकम्स मतलब हमारे रेगुलर बिजनेस की इनकम्स, यू कैन से डेली इनकम्स, रेगुलर बिजनेस इनकम्स, ऐसी इनकम्स जो हमारे बिजनेस में रोज होते रहती है, ऐसी इनकम्स जो हमारे बिजनेस में रोज होते रहती है, इनको ऑपरेटिंग इनकम्स बोलेंगे। ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम्स प्लस करनी है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में रेगुलर बिजनेस एक्सपेंसेस जो हर साल होते हैं, डेप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेल्स एक्सपेंस, तो यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप ऐसे बोल सकते हो एक तरीके से, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। जीपी के बाद जो भी नीचे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया इन अ वर्टिकल फॉर्म। तो पहले जीपी आया, जीपी में ऑपरेटिंग इनकम्स प्लस किए, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए, इसके बाद आएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आने के बाद हमने अपने बिजनेस के नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को प्लस किया और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को अबनॉर्मल प्रॉफिट्स भी बोलते हैं, अबनॉर्मल इनकम्स या अबनॉर्मल प्रॉफिट्स भी बोलते हैं, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अबनॉर्मल लॉसेस भी बोलते हैं या अबनॉर्मल एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। तो अबनॉर्मल इनकम्स मतलब क्या? ऐसी इनकम्स जो
रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज में नहीं हुई, जो कभी होगी कभी नहीं होगी। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी ऐसे होते हैं जो कभी होंगे कभी नहीं होंगे। इसकी अलग से लिस्ट मैंने नीचे बना के रखी है, और भी आगे बहुत सारे रूल्स बाकी हैं। तो इसकी पूरी अबनॉर्मल इनकम्स की और अबनॉर्मल एक्सपेंसेस की पूरी लिस्ट है, ठीक है, वो मैंने लिख के रखी है। अब यहाँ ये आपका बन गया अबनॉर्मल एक्टिविटीज के बाद जो आपका प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। पहले हमने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट इन अ वर्टिकल फॉर्मेट। पहले था ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट था। इसके बाद जीपी के बाद हमारा शुरू हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इसके बाद हमने सारे अबनॉर्मल एक्टिविटीज प्लस किया, इनकम को प्लस किया, एक्सपेंसेस को माइनस किया, राइट। इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा, मतलब पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस किया और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किया, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसी प्रॉफिट को मैं 1 नंबर प्रॉफिट बोलता हूँ। आपने लास्ट वीडियो में सुना होगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, अलग अलग मैं प्रॉफिट्स के नंबर देता हूँ 1, 2, 3। तो जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है उसको मैं 1 नंबर प्रॉफिट बोलता हूँ, पीबीआईटी। इसके बाद इंटरेस्ट हम लोग माइनस करते हैं। इंटरेस्ट को फाइनेंस कॉस्ट या फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है हमारा, इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये सब फाइनेंस कॉस्ट में आता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये सब फाइनेंस कॉस्ट में आता है। फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अगर हमने बैंक से लोन बोरो किया था तो उस पर हम इंटरेस्ट पे करेंगे। इन सबको कलेक्टिवली हम लोग आई बोलते हैं। आई, ये हो गया हमारा आई फॉर इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? जो भी हमने अलग अलग लोन लिए हुए हैं उनका हम लोग इंटरेस्ट माइनस करेंगे। तो ये इंटरेस्ट बोलो, फाइनेंस कॉस्ट बोलो, फाइनेंशियल एक्सपेंस बोलो, सब एक ही बात है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, सब एक ही बात है। तो इसको मैं कलेक्टिवली मैं इसको बोलता हूँ आई, आई फॉर इंटरेस्ट, जो भी हमारा इंटरेस्ट का खर्चा होगा। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में दे आई माइनस होता है। इसके बाद आता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, ये लिखा हुआ है PAIBT, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। इसको PBT भी बोलते हैं, इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोलते हैं। मेरी भाषा में इसको A नंबर प्रॉफिट बोलते हैं। A मतलब 4 प्रॉफिट होते हैं मेरी भाषा में, 1A 2 3, 1A 2 3। 1 होगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर A होगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। इसके बाद हम लोग टैक्सेस माइनस करेंगे, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स। इसको मैं शॉर्टकट में T बोलता हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स का पैसा हम माइनस करेंगे। अगर इनकम टैक्स का पैसा परसेंटेज में दिया हुआ है, मान लो इनकम टैक्स दिया हुआ है 50%, तो अगर प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स जो है परसेंटेज में दिया हुआ हो, तो ये जो ए वाली अमाउंट आएगी इस पे परसेंटेज निकालते हैं। नॉर्मली प्रोविजन फॉर टैक्स का जो परसेंटेज होता है वो होता है 50%। तो ये 50% किस पे? ये जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स आएगा इस पे 50% प्रॉफिट निकालेंगे। मतलब यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगी ए वाली प्रॉफिट की उस पे 50% निकालेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। फिर यहाँ पे टैक्स की अमाउंट माइनस कर देंगे। इसके बाद आएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको मैं 2nd नंबर प्रॉफिट बोलता हूँ। मतलब इंटरेस्ट भी माइनस हो गया, टैक्स भी माइनस हो गया। तो इसके बाद जो प्रॉफिट आता है उसको मैं बोलता हूँ प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या मेरी भाषा में 2nd नंबर प्रॉफिट। इसके बाद हम लोग डी माइनस करते हैं। डी फॉर प्रेफरेंशियल डिविडेंड। डी फॉर प्रेफरेंशियल डिविडेंड 1 साल का कंपलसरी। यहाँ पे ये नहीं देखना है कि प्रेफरेंशियल डिविडेंड आउटस्टैंडिंग कितने साल का था, आउटस्टैंडिंग कितने साल का था वो नहीं देखना है। हमको 1 साल का कंपलसरी प्रेफरेंशियल डिविडेंड माइनस करना है। अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल कैपिटल दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल कैपिटल दिया हुआ है तो कंपलसरी उसका 1 साल का डिविडेंड निकालना ही है, चाहे कितना भी आउटस्टैंडिंग हो या आउटस्टैंडिंग नहीं हो। डू नॉट सी कि कितना आउटस्टैंडिंग था, नहीं, हमको चाहिए 1 साल का प्रेफरेंशियल डिविडेंड, वो यहाँ पे हमको माइनस करना है। तो इसको ITD फॉर्मेट भी बोलते हैं, आई फॉर इंटरेस्ट, टी फॉर टैक्सेस, डी फॉर प्रेफरेंशियल डिविडेंड। मैं इसको ITD फॉर्मेट बोलता हूँ। इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा इसको बोलते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, या बहुत सारी बुक्स में इसको डिविजिबल प्रॉफिट भी बोला हुआ है, डिविजिबल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स भी बोल सकते हैं। मेरी सिंपल भाषा में इसको 3 नंबर प्रॉफिट बोलते हैं। फिर ये 1A 2 3
जब भी मैं चैप्टर कराऊंगा, जब मैं सम्स कराऊंगा, तो मैं ऐसे बोलूंगा प्रॉफिट नंबर 1, प्रॉफिट नंबर 2, प्रॉफिट नंबर 3, मैं ऐसे बोलते रहूंगा। अब आप ऐसे बोल सकते हो ये आपका पूरा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। कहां से लेकर कहां तक मैं आपको बता दूं। ये जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था, यहां से लेकर लास्ट डिविजिबल प्रॉफिट तक, 3 नंबर प्रॉफिट तक, यहां तक। तो आप ऐसे बोल सकते हो ये हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया इन अ वर्टिकल फॉर्मेट। एक तरीके से वर्टिकल फॉर्मेट में हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का वर्टिकल फॉर्म है। ओके, तो ये पूरा P&L अकाउंट का अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट मैंने बता दिया। ट्रेडिंग भी आ गया, P&L भी आ गया, P&L के बाद अबनॉर्मल आइटम्स भी आ गए, और फिर P&L अप्रोप्रिएशन भी आ गया। ठीक है, अब ये पूरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक साथ मैंने बता दिया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको सारा बनाना पड़े, हो सकता है इसमें एग्जाम में आपको सिर्फ ट्रेडिंग बनाना पड़े, या सिर्फ P&L, या सिर्फ P&L अप्रोप्रिएशन, कोई भी एक पोर्शन बनाने के लिए पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से एंडिंग तक सारा बता दिया। ठीक है, मैं लिखने का टाइम भी दूंगा बाद में, फिलहाल याद करते जाओ, जितना हो सके याद करते जाओ सारी बातें। आगे, अब इसके बाद जो हमारा नोट्स के अंदर 4th नंबर टॉपिक है, ये है कैपिटल एम्प्लॉयड। नोट्स के अंदर जो चौथा टॉपिक है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस सिक्योर्ड लोन प्लस अनसिक्योर्ड लोन प्लस फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, अब ये पुराने जमाने में बोलते थे सिक्योर्ड लोन, अभी सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन को क्या बोलते हैं? सिक्योर्ड लोन को हम लोग बोल सकते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, अकॉर्डिंग टू न्यू फॉर्मेट्स ऑफ बैलेंस शीट इसको हम लोग बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, और अनसिक्योर्ड लोन को, अनसिक्योर्ड लोन भी हुआ नॉन करंट लायबिलिटीज, ये भी नॉन करंट लायबिलिटीज ही हुआ, सिक्योर्ड लोन भी नॉन करंट लायबिलिटीज हुआ और अनसिक्योर्ड लोन भी नॉन करंट लायबिलिटी हुआ। ठीक है, तो कभी कभी आपको लिखा होगा एग्जाम में नॉन करंट लायबिलिटीज, उसी में सिक्योर्ड भी आता है, उसी में अनसिक्योर्ड भी आता है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस सिक्योर्ड लोन प्लस अनसिक्योर्ड लोन माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। इसके बाद है ओनर्स फंड का फॉर्मूला। अब आप इसको ओनर्स फंड बोलो या प्रोप्राइटर्स फंड बोलो, ओनर्स फंड या प्रोप्राइटर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड, तीनों एक ही बात है। ओनर्स फंड या प्रोप्राइटर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड, इसका फॉर्मूला ऊपर वाला बिल्कुल फॉर्मूला सेम है, सिर्फ ये सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन नहीं लिखा हुआ है, बाकी पूरा ऊपर वाला फॉर्मूला सेम है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ओनर्स फंड का फॉर्मूला, ओनर्स फंड का फॉर्मूला इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, आगे इसके बाद आपको ये थोड़ा नॉनसेंस लगेगा, 6th पॉइंट मैंने लिख के रखा है, मैंने लिख के रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब थोड़ा नॉनसेंस लगेगा आपको, लेकिन जानबूझ के मैंने लिख के रखा है। इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल और कुछ भी नहीं। ठीक है, आगे इसके बाद है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला ऑल करंट एसेट्स एक्सेप्ट स्टॉक। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला ऑल करंट एसेट्स एक्सेप्ट स्टॉक। बहुत सारे ऑथर्स ऐसा लिखते हैं, बहुत सारे ऑथर्स ऐसा लिखते हैं करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, एक ही बात है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक या ऑल करंट एसेट्स एक्सेप्ट स्टॉक। सारे करंट एसेट्स स्टॉक को छोड़ के या सारे करंट एसेट्स में दे स्टॉक माइनस कर दो, एक ही बात है। उसके बाद है लिक्विड लायबिलिटीज। लिक्विड लायबिलिटीज इक्वल टू ऑल करंट लायबिलिटीज, ऑल करंट लायबिलिटीज एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट या करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, एक ही बात है, करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, इसके बाद है क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला है ऑल करंट एसेट्स एक्सेप्ट स्टॉक एंड डेटर्स, ऑल करंट एसेट्स एक्सेप्ट स्टॉक एंड डेटर्स, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस डेटर्स, एक ही बात है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस डेटर्स।
आगे इसके बाद है कि अगर हमको किसी क्वेश्चन में क्रेडिट सेल नहीं दिया हो, इफ क्रेडिट सेल इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन में हमको क्रेडिट सेल नहीं दिया हुआ है, इफ क्रेडिट सेल इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन और क्रेडिट सेल कैन नॉट बी फाउंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन, देन वी शुड अज्यूम दैट नेट सेल इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल। अगर क्रेडिट सेल हमको अलग से क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि जो नेट सेल होगा वही नेट क्रेडिट सेल होगा। अब नेट सेल का भी एक फॉर्मूला होता है, नेट क्रेडिट सेल का भी एक फॉर्मूला होता है, वो सब धीरे धीरे आगे आते जाएगा। हाँ, फिलहाल इतना याद करो कि अगर क्रेडिट सेल नहीं दिया हुआ है तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि जो नेट सेल होगा वही नेट क्रेडिट सेल होगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं बताऊंगा बाद में। अब अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी टैक्स शब्द नहीं दिया हुआ है, if in the whole question tax word is not given, then we should assume tax rate as 0. अगर टैक्स शब्द नहीं दिया हुआ है तो हम टैक्स को अज्यूम करेंगे 0%। इसके बाद अगर टैक्स शब्द दिया हुआ है, अगर टैक्स शब्द दिया हुआ है लेकिन टैक्स का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, if the tax word is given but percentage or rate of tax is not given, then tax should be calculated at 50%। मतलब टैक्स शब्द दिया हुआ है क्वेश्चन में लेकिन टैक्स का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो हम लोग परसेंटेज अज्यूम करते हैं 50%। अगर पूरे क्वेश्चन में टैक्स शब्द ही ना दिया हो तो 0%, टैक्स शब्द दिया हो पर परसेंटेज नहीं दिया हो तो 50%। आगे अब ये एक दो एग्जांपल है टोटल सेल वाला। मैं ट्राई करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर दूं 12 नंबर पॉइंट तक। यहां तक मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, नहीं तो बहुत ज्यादा एक साथ हो जाएगा। इतना पहले थियरी वाले पेजेस में लिखना सब लोग, अभी 8-10 पॉइंट्स और हैं थियरी में, उसके बाद समझाएंगे। इतना मैं स्क्रॉल कर देता हूं, इतना लिख के याद करो। आज यहां से बताया मैंने इंपॉर्टेंट नोट से, ठीक है, लिखना शुरू करो। लिखते रहना बेटा, हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज करना, लिखते रहना जो भी रह गया हो। ठीक है, यहां तक लिखो। बाकी मैं इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में दूसरा वीडियो बना दूंगा इसके बाद। इतना 12 नंबर पॉइंट तक लिखो पहले, ये सब थियरी वाले पेज में लिखो, शुरू करो बेटा, लिखना जरूरी है, लिखते रहो।